नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं शरोतला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में रात से जमकर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया है। और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज रविवार यानी कि आज दिन भर बारिश होती रहेगी और साथ ही सोमवार को मंगलवार को भी जमकर बारिश होगी। और इसके साथ ही आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं और इस वजह से अगले 2 दिन में मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इस वजह से मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी ने बताया कि मानसून पूर्वी यूपी तक पहुंच गया है और जल्द ही ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल से जो है दिल्ली और एनसीआर में जो है जमकर बारिश हो रही है और जो लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को जो गर्मी थी उससे अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए निशा, यहाँ पर बात करें दिल्ली की गर्मी की तो वो लगातार देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को हुमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पा रही थी। मगर कल रात से जिस तरीके से लगातार अभी तक बारिश हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें नमी आ चुकी है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि जो पिछले साल की जो गर्मी कैसे बारिश थी वो कहीं ना कहीं 30 जून को स्टार्ट हुई थी। कैसे मानसून जो था वो 1 हफ्ते की देरी से आया था, मगर अब की कहीं ना कहीं जो मानसून है वो लगभग कह सकते हैं जल्दी ही 1 हफ्ते से पहले ही आ चुका है। और जिस तरीके से लगातार अब मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का मौसम जो है दिल्ली के अंदर बना रहेगा। इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें कल रात से यानी कि शनिवार रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है और अभी तक बारिश हो रही है और कुछ इलाकों के अंदर पानी भरने की यानी कि जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो निगम के जो दावे थे या फिर कहें सरकार के जो दावे थे कि वो कहीं ना कहीं अब धुलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन दावों की सच्चाई जो है वो इस तरीके के जल भराव की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है। मगर मौसम विभाग की तरफ से जरूर कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो 30 डिग्री करीब देखने को मिल सकती है। जी राजीव, जिस तरीके से कल रात से ही जो है लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में अगर बात कर ली जाए दिल्ली के किन किन शहरों में जलभराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जरा बारिश नहीं होती कि नगर निगमों की पोल खुलना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने पूरी तैयारी कर ली गई है, लगातार नालियों की सफाई की गई है, सीवरों की सफाई की गई है। मगर कल रात से जिस तरीके से कहते हैं दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मंडावली इलाके की बात करें, लक्ष्मीनगर इलाके की बात करें, मदर डेयरी इलाके की बात करें या फिर कहें कड़कड़डूमा की बात करें, तो इन जगहों पर लगातार पानी भरने की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि नवी करीम जैसे इलाके की बात करें, पहाड़गंज जैसे इलाके की बात करें, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। मगर जो सरकार के जो दावे थे या फिर निगम के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ कागजों के अंदर ही इस तरीके के दावे जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। मगर जब भी बारिश आती है उससे पहले ही निगम की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मगर जैसे ही मानसून आता है और पहली ही बारिश से कहीं ना कहीं जो निगम के अधिकारियों की जो दावे होते हैं कहीं ना कहीं वो विफल हो जाते हैं और निगम जो है वो बार बार इन बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं जो अपनी दावे जो करता है वो बेकार साबित होते हैं। मगर कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आती है वो सबसे ज्यादा आम जनता को आती है। मगर आम जनता जो है वो अब कहीं ना कहीं कल की जिस तरीके से बारिश हुई है और जल भराव की स्थिति बनी है और लगभग कह सकते हैं घुटने घुटने पानी भर चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है। मगर सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि रविवार से लेकर ही कहीं ना कहीं मानसून जो है दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुका है और लगातार बारिश देखने को मिलेगी। और यही स्थिति जो है वो तमाम राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों के अंदर भी बारिश जो है वो इसी तरीके की देखने को मिल रही है। जी
राजीव, इस तरीके से अब मॉनसून की एंट्री जो है आप बता रहे हैं कि हो चुकी है दिल्ली में, तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए, क्या नगर निगम की तरफ से नहरों को साफ नहीं किया गया था? अगर मॉनसून सीजन आता है तो इससे पहले ही निगम जो है अपनी तैयारियां पूरी करके रखता है, नहरों की सफाई हो या चाहे तालाबों की सफाई हो, इन्हें साफ कर देता ताकि जलभराव की जैसी समस्या जो है उन्हें नहीं देखनी पड़े। देखिए यहाँ पर बात करें निगम की, क्योंकि आपकी बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, मगर उससे पहले जो 15 साल तक भाजपा की सरकार थी निगम के अंदर, उस समय भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे, विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी दी जाती थी, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाती थी कि उन्होंने मानसून की वजह से पहले ही तैयारी कर ली गई, मगर हर बार की एक ही स्थिति होती थी। बारिश के बाद में कहीं ना कहीं स्थिति जो थी वो बिगड़ती नजर आती। जनता जाम की वजह से अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियां खराब होती है, जाम की स्थिति बनती है। सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते थे वो कहीं ना कहीं विफल होते थे। मगर अब की बार की बात करें तो यहाँ पर भी अब जैसे तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो निगम के अंदर बन चुकी है। शैली ओबराय से भी कहीं ना कहीं हमने पहले बातचीत करने की कोशिश की थी, जब दिल्ली के अंदर हल्की फुल्की बारिश हुई थी तब भी कहा गया था कि दिल्ली के अंदर तमाम जो रास्ते हैं वो साफ कर लिए गए हैं, कूड़े भरने की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, यहाँ तक कि जो सीवरों की सफाई है वो भी कर ली गई है। मगर जैसे ही कल की जो स्थिति है, कल रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है, उसके बाद भी अभी भी की बात करें तो अभी भी लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। मगर सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं सरकारों को सबक लेना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। क्योंकि जनता ने जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी को मौका दिया निगम के अंदर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं सिर्फ खोखले साबित हो रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं निगम के अधिकारियों को या फिर कहें शैली ओबराय को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं जनता के लिए जिस तरीके से चुन के आए हैं तो उनके लिए काम भी करना चाहिए। मगर यहाँ पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी सामान्य है, क्योंकि अभी भी दिल्ली सरकार या फिर कहें निगम के पास समय है बिल्कुल, और उस समय से पहले ही कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश कर ली जाती है, तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है वो उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल सकती है। मगर खास तौर पर बात करें अंडरपास की, जहां पर अंडरपास बने हुए हैं उन जगहों पर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, ताकि पानी की जो निकासी है वो होती हुई नजर आए। और कस्बे जो सीवर लाइन की बात करें तो सीवर लाइन अगर तरीके से साफ कर ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है। मगर मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि मानसून ने जो दस्तक दे दी है, और वो मानसून जो है वो अपनी तरीके से पूरी के तरीके से बारिश होती रहेगी लगातार। ऑरेंज जो जोन की बात करें या फिर क्या है ग्रीन जोन की बात करें, इस तरीके की जो जानकारी है वो लगातार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। मगर अब दिल्ली के अंदर जो जल भराव की स्थिति बन रही है उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को सबक लेनी चाहिए, और अधिकारी जो है वो धरातल पर उतरकर कहीं ना कहीं जायजा ले, ताकि किन किन इलाकों के अंदर या फिर किन किन जगहों पर पानी भरने की स्थिति है वहां पर किस तरीके से कार्य करना है, तमाम जानकारी जो है वो जुटाकर कहीं ना कहीं उसके लिए कार्य करने की जरूरत है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली है, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही थी, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हुई है लोगों को गर्मी से जो है राहत मिली है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए यहाँ पर बात करें आम जनता की, खास तौर पर दिल्ली की जनता की, तो दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं बारिश और हुमस कहते हैं गर्मी और हुमस की वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, लोगों को पसीना बहुत आ रहा था जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। एसी के अंदर सारे दिन नहीं बैठ सकते, ये सबको पता है। मगर यहाँ पर बात करें जिनके पास एसी नहीं है, मिडिल क्लास की बात करें या फिर कहें ग्राउंड क्लास की बात करें, वो कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान थे, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि मानसून जिस तरीके से आने की उम्मीद जताई जा रही थी, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद भी कर रहे थे कि तापमान में थोड़ी सी कमी आए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मगर वो राहत कल रात से ही बिल्कुल देखने को मिल रही है, और अभी कहीं ना कहीं मौसम जो है वो काफी सुहाना हो चुका है, और लगातार कहीं ना कहीं रुक रुक के जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बड़ी बिल्कुल राहत मिल चुकी है। और राहत ये अगर ये इसी तरीके की बनी रहती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए काफी बड़ी सहायता भी हो सकती है, क्योंकि जो गर्मी से कई लोगों को परेशानियां बन रही थी, पानी की कमी हो रही थी जिसकी वजह से जल कैसे जो शरीर के अंदर पानी कमी थी जिसकी वजह से बार बार लोग बीमार पड़ रहे थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, गर्मी से राहत मिली है। मगर ये राहत मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का मौसम जो है दिल्ली के अंदर बना रहेगा, तो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से बिल्कुल राहत मिलती नजर आ रही है। और यही मौसम अगर इसी तरीके से बना रहता है तो लोगों को कहीं ना कहीं, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जो है गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और बहुप्रतीक्षित पर्थला फ्लाईओवर का शुभारंभ करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रविवार को यानी कि आज नोएडा आ रहे हैं। वो नोएडा वासियों को पर्थला फ्लाईओवर का तोहफा भी देंगे और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स करीब 1720 करोड़ रुपए के हैं और आपको बता दें कि सीएम के दौरे की वजह से नोएडा में ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा और जिसका प्लान जारी हो गया है। आपको बता दें कि पर्थला फ्लाईओवर खुल जाने से पर्थला चौक पर डाइवर्जन की जाम की समस्या झेल रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों शहरों के बीच लाखों लोग इस रास्ते से सफर करते हैं। सीएम ऑफिस में मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है और कार्यक्रम को लेकर प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित पर्थला फ्लाईओवर का शुभारंभ करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा आ रहे हैं और वो नोएडा वासियों को पर्थला फ्लाईओवर का तोहफा देंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और वो ये सारे प्रोजेक्ट्स करीब 1720 करोड़ रुपए के हैं। आपको बता दें कि सीएम के दौरे की वजह से नोएडा में ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, इसका प्लान जारी कर दिया गया है और इसी के साथ पर्थला फ्लाईओवर खुल जाने से पर्थला चौक का डाइवर्जन और जाम की समस्या झेल रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों शहरों के बीच लाखों लोग इस रास्ते से जो है सफ़र करते हैं। आपको बता दें कि सीएम ऑफिस में मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज जो है नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। एक फ्लाईओवर का जो है तोहफा भी नोएडा वासियों को आज मिलने वाला है। आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष, आज नोएडा के दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इसी के साथ नोएडा वासियों को आज फ्लाईओवर का तोहफा भी उनकी तरफ से दिया जाना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है और यहाँ पर सुबह 10:40 पर नोएडा किला पर पहुंचेंगे। यहाँ से 10:45 पर नोएडा परिवहन द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस वाहन व वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर का स्केप ऑफ करेंगे। उसके बाद जो 17,000 करोड़ रुपए की योजना है पिंक का लोकार्पण शिलान्यास जनसभा रामलीला ग्राउंड सेक्टर 21 से संबोधित करेंगे, जहां से जो नोएडा वासियों को जो अब तक योजना मिलती रही है, इस बार भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सौगात देने वाले हैं और नोएडा के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी नजर आ रही है। बिल्कुल। वहीं आशीष, अगर बात कर ली जाए आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी चाप चौबंद तैयारी करी गई है और नोएडा में यातायात से लेकर ट्रैफिक पुलिस सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चौकन्ने है और जहाँ जनसभा है वहाँ पर 10 पुलिस इंस्पेक्टर और उसके बाद सीआरपी और बीएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं और सीओ और साथ साथ एसएसपी मौजूद रहेंगे और वहाँ के जो मंडलायुक्त हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आशीष, आज कई जो है परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करने वाले हैं। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो योजना है वो सबसे पहले योजना है वो अपना जो ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेस वे है उसका एक लोकार्पण करेंगे पुल का। उसके बाद वहां से जाएंगे रामनाथ भवन मार्ग का अनावरण करेंगे। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा पर भी पहुंचकर वहां का भी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद लोक संघ सेवा आयोग परीक्षा के टॉपर इशिता किशोर व अन्य 3 सम्मानियों को सम्मानित भी करेंगे। अगर बात करें तो वहाँ की जो नोएडा के जो योजना है और भी योजना है और उनका भी लोकार्पण करेंगे जो कि प्रशासन द्वारा नहीं बताई गई है।
और वहीं अगर बात कर ले फ्लाईओवर की बात कर ले, जिसकी आज सौगात जो है नोएडा वासियों को सीएम देने जा रहे हैं, अगर ये खुल जाएगा तो क्या क्या फायदे इससे नोएडा वासियों को होने वाले हैं, एक बार से लेकर भी जानकारी। मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो फ्लाईओवर का जो आज उद्घाटन होने वाला है, उसमें नोएडा वासियों को जो जाम से आए दिन नियात मिलता था, मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला, क्योंकि दिल्ली से नोएडा के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत भयंकर रहती थी, जहां पर घंटों यातायात वासियों को जो जा रहे थे उनको लाइन पर लगा रहना था और ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। इस फ्लाईओवर ओवर बनने से उनको शॉर्टकट रास्ता भी मिलेगा और जल्दी अपने टाइम से ऑफिस भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जो है कई जिलों का दौरा करते हैं और इसी कड़ी में आज नोएडा के दौरे पर भी हैं, और कितना अहम माना जा रहा है अगर चुनावी नजरिए से देखा जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने हैं। ऐसे में लगातार सीएम का दौरा जो है लगातार हर जिलों में हो रहा है और इसी कड़ी में आज नोएडा में वो है। अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना अहम है ये दौरा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2024 जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होने वाला, उसको देखते हुए जो पार्टियां कयास लगाती हैं नोएडा को लेकर, आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं वहां पहुंच रहे हैं और ये चुनावी बिल्कुल बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो नोएडा के जो सांसद हैं वो बिल्कुल आज उनके साथ पूरी तरीके से नजर आएंगे, और जो वहाँ के विधायक है पंकज सिंह, वो भी वहाँ पर उनके साथ नजर आएंगे, क्योंकि इस बार जो चुनाव है, क्योंकि विपक्षी दल एकजुट अपनी मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो भाजपा अपनी भी एक रैलियों के माध्यम से लोगों के पहुंच बीच जाकर उनकी परेशानियों को और उनको समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में उनसे कौन सी कहीं अब तक नहीं काम हुए हैं वो उनके काम कराए जाएं, और जिससे कि वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ अग्रसर रहे। आशीष, क्या कार्यक्रम का कोई जानकारी ये मिल पा रही है कि नोएडा के बाद किधर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो सीधी लखनऊ की जानकारी आ रही है। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मई को जिला मुख्यालय सुकमा, रामाराम और बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से 11 बजे रवाना होकर दोपहर 12:15 पर सुकमा जिले के रामाराम स्थित हाई स्कूल ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां रामाराम माता मंदिर के दर्शन करने के बाद रामाराम रॉक गार्डन और पर्यटन केंद्र का लोकार्पण करने के बाद अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री रामाराम में कार द्वारा दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय सुकमा के घड़ी चौक पहुंचकर वहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 पर सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आम सभा को भी जो है संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मई को जून को जिला मुख्यालय सुकमा, रामाराम और बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से 11 बजे रवाना होकर दोपहर 12:15 पर सुकमा जिले के रामाराम स्थित हाई स्कूल ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां रामाराम माता मंदिर के दर्शन करने के बाद रामाराम रॉक गार्डन और पर्यटन केंद्र का लोकार्पण करने के बाद अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री रामाराम से कार द्वारा दोपहर 1 बजे से जिला मुख्यालय सुकमा के घड़ी चौक पहुंचकर वहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 पर सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुकमा और रामाराम के साथ साथ जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बात करें सुकमा की, तो सुकमा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर करीबन 303 करोड़ से अधिक के
विकास कार्यों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा को सौगात देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक जिलों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, उसी कड़ी में सुकमा को करीबन 303.67 करोड़ रुपए की लागत के 131 विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें कई ऐसे विकास कार्य जिसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक विकास कार्यों का लोकार्पण करते सुकमा में नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामाराम पहुंचेंगे, जहां पर रॉक गार्डन का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बता दें कि जिस तरीके से राम वन गमन पथ लगातार प्रदेश भर में स्थापित किए जा रहे हैं, इसी क्रम में राम वन गमन पथ के जो परिप्रेक्ष्य में रॉक गार्डन बनाया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें पर्यटन परिपथ और दृष्टि के जनजातीय संस्कृति, कलात्मक और प्राकृतिक संरचना पर्यटन स्थल में मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। और वही अर्सेलर मित्तल निप्पन के सहयोग से 36,40,000 की लागत से मंगल भवन का निर्माण किया गया, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचेंगे, जगदलपुर में जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर गोचा महापर्व का शुभारंभ करते हैं। बता दें कि 606 घर जो अरण्यक ब्राह्मण समाज है और रियायतकालीन परंपरा से बहुत समय से इस कार्यक्रम को निभाते हुए आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगन्नाथ भगवान को 56 भोग के शुभ अवसर पर सम्मिलित होंगे। बता दें कि जिस तरीके से 4 जून को यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज समापन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से लगातार दौरे जो है सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, जनता को रिझाने की कोई भी कोशिश सीएम भूपेश बघेल छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक जिलों, हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां पर और सौगातों की बौछार वहां पर हमको देखने मिल रहा है, चाहे वो भेंट मुलाकात की बात हो या फिर सामान्य तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं और जिस तरीके से सौगात देते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पर हो, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक वर्गों को साधने में लगे हुए हैं और चुनाव नजदीक है बेहद, ऐसे में उनके सौगात है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे सौगात चुनावी दौरान हमको देखने मिलता है और निश्चित तौर पर हर एक वर्ग को साधने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, करोड़ों के सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन क्षेत्रों को दे रहे हैं, लगातार उन पर क्रियान्वयन भी हमको देखने मिल रहा है। अगर क्रियान्वयन नहीं होता है, कुछ शिकायत मिलता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उस पर एक्शन लेते हैं और अपने घोषणा अनुसार वहां पर क्रियान्वयन कराने की भी कवायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा देखने मिलता है। बिल्कुल टिकेश, इसी के साथ एक बार जिन जिन विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, एक बार उन विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दे दीजिए जिनका आज सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए, सबसे पहले रामाराम में रॉक गार्डन का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा में करीबन करोड़ों के सौगात देंगे, जिसमें कई ऐसे विकास कार्य है सुकमा में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते हुए नजर आएंगे, जिसमें से स्कूल की बात हो या फिर पुलिया की बात हो या फिर सड़क की बात हो या फिर भवनों की बात हो, तमाम तरीके के ऐसे जो मूलभूत सुविधा है जो लोगों को मिलनी चाहिए, उन तरीके से सामाजिक भवनों की बात हो या फिर मंदिरों की बात हो, गार्डन की बात हो, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश इन तमाम चीजों को लेकर सुकमा की जनता को सौगात देंगे। वहीं आज बस्तर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बस्तर गोचा महापर्व, इसमें भी समाज को कई सौगात देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश। समाज की कई ऐसे मांग रहते हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मंच पर पहुंचते हैं, सामाजिक मंच पर, तो समाज के लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो भी समस्या रहते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका निराकरण करते, उनकी मांग पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर और सुकमा और रामाराम के दौरे पर देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल टिकेश, इसी के साथ अगला कौन सा बड़ा कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है और एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार जो कांग्रेस है वो रणनीति तैयार कर रही है और सारे जो नेता है वो लगातार क्षेत्रों को दौरा करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी क्रम में अगर कल या परसों हो सकता है तो
बस्तर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर वो संबोधित करते नजर आ सकते हैं, चार्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है। टिकेश, वही बात कर लें, जिस तरीके से भूपेश बघेल लगातार जो है छत्तीसगढ़ में हर लोकसभा का अगर बात कर ली जाए, हर किसी का जो है दौरा करने में लगे हैं, ऐसे में किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक नारा गूंज रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, उन वादों पर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरा उतर रहे हैं। तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन लगातार हो रहा है और उन्हीं योजनाओं के तहत जो जन कल्याणकारी योजना है जिनको केंद्र सरकार ने भी सहारा है और इसी को लेकर के लगातार जन जन तक पहुंच रहा है और फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन आने वाले समय जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है, इससे कहीं ना कहीं संकट भूपेश सरकार पर और भूपेश के कामकाज पर, भूपेश सरकार के वादों पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं, हर एक बूथ स्तर पर हो, विधानसभा पर हो या फिर संभागीय स्तर पर लगातार कांग्रेस ने इसका मंथन किया और मंथन में ये पाया कि कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ वो इस बार 75 पार का नारा भी लगा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार लोग विधानसभा चुनाव में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर माने, क्योंकि ऐसे कई ऐसे विधायक है जिनका रास्ता भी क्लियर होने की संभावना है, टिकट कट भी सकती है, ऐसी जो जानकारी है वो मिल रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी और कांग्रेस में जो द्विपक्षीय जो लड़ाई है वो इस बार विधानसभा चुनाव में देखने मिलने वाले है और मुख्यमंत्री भूपेश लगातार कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, इसलिए लगातार प्रदेश व्यापी दौरा लगातार कर रहे हैं। जी चलिए टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में सहकारी ढांचे को और मजबूत करने के लिए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने भोगपुर सहकारी चीनी मिल में इंडियन ऑयल के नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी चीनी मिल लिमिटेड भोगपुर के लिए आमदन के अलग अलग स्रोत जो है आमदनी के पैदा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस फ्यूल स्टेशन के लिए जमीन भोगपुर शुगर मिल द्वारा मुहैया करवाई गई है, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से मिल की जमीन पर अपना रिटेल आउटलेट स्थापित करने की पहलकदमी की गई है। मंत्री ने आगे कहा कि इस साझा उद्यम ग्राहकों के लिए मानक उत्पादक और सेवाओं को यकीनी बनाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सहकारी लहर को और बढ़ावा देना समय की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए जो है हमारे साथ अमित शेट्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब में सहकारी ढांचे को और मजबूत करने के लिए जो है अब लगातार सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने भी कल एक नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह द्वारा जो है एक कल जो है पेट्रोल पंप का, इंडियन पेट्रोल पंप का जो है उद्घाटन किया गया और वहीं की अगर बात की जाए तो वहां पर जो पेट्रोल पंप लगाने से जो है बड़ी लोगों को जो है राहत मिलेगी। अगर पैसे की बात की जाए तो पंजाब के खजाने में भी बड़ा असर इससे जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से लोगों की मांग थी कि वहां पर एक पेट्रोल पंप होना चाहिए और जिसके चलते जो है कमाई के साधन भी आने वाले समय में जो है वहां पर बढ़ने की जो है संभावना। और लोगों की अगर बात की जाए तो समस्याएं आ रही थी कि पेट्रोल पंप नहीं था तो पेट्रोल के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, थोड़ा सिटी से बाहर जाना पड़ता था, जिसके लिए अब जो है बड़ी राहत की बात जो है आम लोगों के लिए जो रहने वाली है। अमित, वही बात कर ली जाए, लगातार किस तरीके से सरकार सहकारी जो है ढांचे को मजबूत किया जाए, सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। आमदनी को बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि हर किसी की आमदनी को जो है बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, आमदनी, हर किसी की आमदनी को बढ़ाया जा सके, उसको लेके जो है समय समय पे जो है सरकार जो है अलग अलग प्रयास कर रही है। जिस तरह से कल पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया जाता है तो लोगों को जो है जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे और काम जो है पैसे की भी आमदनी जो है बढ़ेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी पाइपलाइंस में जो है बहुत से काम जो है आम लोगों के लिए भी जो है, जिससे जो है सरकार का भी फायदा होगा और आम लोगों का भी फायदा होगा। अगर वहीं लोगों की बात की जाए तो लोगों को बड़ी राहत, बड़ी खबर जो है वहां पर मिली।
अमित, वहीं अगर बात कर लें आम आदमी पार्टी की, अगर बात कर लें, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में, अगर रोजगार की बात कर ली जाए, कितना रोजगार देखने को मिला, कितनी आमदनी में बढ़ोतरी यहाँ पर लोगों की देखने को मिली है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पिछले 1.5 साल की, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, चाहे युवा की बात की जाए, 25,000 से अधिक नौकरियां जिस तरह से मिल चुकी हैं, नियुक्ति पत्र जो है युवाओं को मिल चुके हैं, और अगर काम की बात की जाए तो युवा को जो है बढ़ चढ़कर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और आमदनी भी जो है लोगों को जो है कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है, और आम आदमी पार्टी से लोग जो है खुश दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में जो था वो देखने को मिलता था कि सरकार सिर्फ अपने ही घर भरती है, मगर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लोगों के लिए जो है, लोगों की हित की सरकार जो है मानी जा रही है। चाहे जिस तरह से बिजली मुफ्त दी है, मेडिकल सेक्टर में जो जिस तरह से बढ़ोतरी की है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है काफी खुशी की बात जो है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और महाराष्ट्र में आए मॉनसून ने राज्य की राजधानी मुंबई को पानी पानी कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ है, कई इलाकों में सड़कों पर जाम लग गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने मायानगरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि नगर निगम की जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के लिए मुंबई के लिए IMD के पूर्वानुमान को ऑरेंज अलर्ट अपग्रेड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक कोकर्ण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश और से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आए मॉनसून ने राज्य की राजधानी को जो है पानी पानी कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या बनी हुई है और कई इलाकों में सड़कों पर जाम लग गया है। वहीं मौसम विभाग ने मायानगरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि नगर निगम की जानकारी के अनुसार 24 घंटे के लिए मुंबई के लिए आपको बता दें कि IMD के पूर्वानुमान को ऑरेंज अलर्ट जो है अपग्रेड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक कोकर्ण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जो है मॉनसून की एंट्री के बाद से ही मुंबई अब पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति इस वक्त मौसम को लेकर बनी हुई है, कितनी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुंबई कल गर्मी से झेल रहे थे, ऐसे में मुंबई करों की एक बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरह से मुंबई में लगातार 24 घंटे बारिश हुई है, ऐसे में मुंबई करों को राहत के साथ साथ भारी परेशानियां भी उठानी पड़ी है कि मुंबई के कई इलाकों में जो है जलभराव की, मुंबई के कई इलाकों में जो है ट्रैफिक की समस्या रही। मुंबई, धारावी, दादर, दहिसर, मलाड, कांदिवली जैसे इलाकों में जलभराव ज्यादा स्थिति हो गई। कई जगहों पे देखा गया रास्ते में पूरे पानी जमा हो गया और खासकर युवा जो है लगातार शनिवार रविवार उसका आनंद लेते हुए हर किसी के जुबान पर जरूर साफ आई। नगर पालिका ने 150 करोड़ के नाला की सफाई दावा किया था, वह दावा एक बार फिर से खारिज हो गया, क्योंकि एक नाथ सरकार जिस तरह से लगातार क्या दावा कर रही थी कि इस बार जो है मुंबई में पानी नहीं भरेगा, मुंबई में जलभराव नहीं होगी, लेकिन मुंबई पहली बारिश से दर्शा दिया किस तरह से सरकारी यंत्रणा पूरी तरह से फेल नजर आई। सत्यप्रकाश, क्या बारिश से पहले, यानी कि बात कर ली जाए मॉनसून से पहले, क्या कोई तैयारियां नगर निगम की तरफ से नहीं की गई, नहरों को साफ नहीं किया गया या तालाबों को साफ नहीं किया गया, जिस वजह से ये जलभराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल सरकार ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है। मुंबई महानगर पालिका की जो है तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए थे, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार आए थे, कई विधायक सांसद ने दौरा किया कि कहां जलभराव की स्थिति होती है, वहां पर नाले की सफाई की स्थिति क्या है, BMC की तैयारियां क्या है, तमाम चीजों पर जायजा लेने के बावजूद अगर मुंबई में पहली बारिश होती है
और मुंबई डूबने लगती है तो जाहिर तौर पर बहुत सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था कितनी निश्चित तरीके से चल रही है। जी सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से जलभराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसे में लोगों को किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सुबह जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उन्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही होती है और उस बीच इस तरीके की जलभराव होना और ट्रैफिक जैम कितना जो है इससे प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, देखिए मुंबई में कल पूरे दिन ट्रैफिक की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा, क्योंकि मैं खुद जब एक न्यूज कवरेज के लिए जा रहा था तभी 15 मिनट की जगह 45 मिनट जो है ट्रैफिक में फंसा रहा। तो इस तरह की स्थिति मुंबई के कई इलाकों में शाम तक सुनने को मिली। हालांकि कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर मुंबई में इसी तरह से 4 महीने की बारिश रही तो 4 महीने मुंबई करों को काफी बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई में रोड जो है वो कंक्रीटीकरण कर दिया गया है। ऐसे में पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से मुंबई में अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो तुरंत जलभराव की स्थिति हो जाती है। और मुंबई के सभी इलाकों में देखा गया कि बारिश के वजह से जो है पानी जलभराव की स्थिति में रहे, लोगों को जो कुत्ते बराबर पानी में जाने पड़े, काफी लोग जो है अपनी गाड़ियों के सहारे जो है आर पार हुए। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिली। लेकिन जाहिर तौर पर ये मुंबई करों के लिए एक सबक सा है, क्योंकि हर बार मुंबई का जो है डूबते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जब मौसम आता है तब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मुंबई में फिर से 4 महीने जो है मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि सरकारी यंत्रणा हर बार फेल हो जाती है। दावे हर बार होते हैं। 150 करोड़ का नाला सफाई का इस बार का टेंडर रहा है, लेकिन 150 करोड़ को दावों को भी फेल करते हुए मुंबई की पहली बारिश ने लोगों को फिर से भिगोया और डुबो दिया। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, उसी बीच इस तरीके से बारिश का होना लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत बनी हुई है और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मानसून विभाग ने कहा है कि आने वाले 26 से 28 के बीच में मुंबई में दस्तक जो है मौसम पूरी तरह से दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जोरदार बारिश होगी। 5 दिनों तक मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 2 दिन के लिए जो मौसम विभाग ने किया और 5 दिन के लिए मुंबई महानगर पालिका की तरफ से किया गया है। और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कहा गया कि ज्यादा जरूरत न हो तो आने वाले 2 दिनों तक आप बाहर न निकलें, क्योंकि मुंबई में जोरदार बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और मौसम लगातार बना हुआ, बारिश अब भी हो रही है, लेकिन रुक रुक के बारिश हो रही है, ये राहत भरा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज रविवार का दिन है और पूरे दिन अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर लोग अपनी छुट्टियों का आनंद जरूर उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से मुंबई में जलभराव की स्थिति होती है, अगर वह स्थिति मुंबई में कई जगहों पर देखने को मिली, चाहे वो मलाड सबवे हो या फिर बोरीवली सबवे हो, दहिसर सबवे हो, सांता क्रूज का मिलन सबवे हो बेस, और फिर हिंद माता सर्कल हो, यहाँ पर अगर जलभराव की स्थिति होती तो जाहिर तौर पर मुंबई में समझिए कि ज्यादा बारिश हुई। हालांकि कल की जो बारिश है वो 68 से 120 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग बारिश का जो पैमाना बताया गया है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आगामी बैठक जुलाई महीने में शिमला में होने प्रस्तावित है। आपको बता दें कि जिसमें विपक्षी दल अपने नेता का चयन कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बैठक की फिलहाल कोई जानकारी तक नहीं है। और शिमला में प्रस्तावित बैठक को लेकर जब प्रतिभा सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको इस बैठक के मोटिव और बैठक के लिए शिमला को चुनने का पता नहीं है। शायद शिमला के सुहावने मौसम में घूमने के इरादे से शिमला को बैठक के लिए चुना गया हो। शिमला में उनका स्वागत है और 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, क्योंकि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में देश में समस्या कम होने की बजाय बढ़ी है। उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और इसको बढ़ाने के लिए दोबारा 14th ऑफ आई थिंक जुलाई मीटिंग रखी है शिमला में। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पिछले 9-10 साल में देश जो है, अगर आप देखेंगे जो पैरामीटर्स हैं रोजगार के,
जो पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, जो नेगेटिव पैरामीटर्स है उसमें अपना देश जो है बहुत ऊपर चले गया। भुखमरी सबसे ज्यादा, करप्शन सबसे ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा। जो पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं जहां पर हमको अपने देश को आगे लेकर जाना था, उसमें हम सबसे नीचे जाते आ रहे हैं। इसलिए उनको, बीजेपी को डिफीट करने के लिए आई थिंक ऑपोजिशन को सारी को यूनाइट हो। आई डोंट नो मच अबाउट इट। अगर दे आर डूइंग इट, अभी तो कल ही तो अनाउंसमेंट हुआ, chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन गो अहेड विद व्हाट दे आर डूइंग। देखिए, हमने पहले भी सबको यूनाइट करके यही बात बोलने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो फाइटिंग एन इलेक्शन। आई ऑल्सो नो कि किस तरीके से मोदी सरकार ने कैसे कैसे वायदे किए। यही मोदी सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा हम देश में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करेंगे। आज 8 साल 9 साल हो गए उनकी सरकार को, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं प्रदान। हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बिहार की राजधानी पटना में जो है विपक्ष की बैठक हुई, उसके बाद अब जो अगली बैठक है वो शिमला में होने जा रही है, इसलिए शिमला को चुना गया है। जी बिल्कुल सही है। बिहार की पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और जिसमें आगामी दिनों को 10 से 12 शिमला में प्रस्तावित होती है। ये खुद मेडिकल ने वहाँ पे घोषणा की, ऐलान किया था कि अगली जो बैठक है शिमला में प्रस्तावित होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये जो बैठक है इसमें आगामी जो रणनीति है मोदी सरकार के खिलाफ करने वाली है, साथ ही जो नेता है वो चुना जाना है और ये भी चर्चा होगी, ये भी रणनीति बनाई जाएगी किस तरह के जो राज्य है, राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्य की अलग अलग रणनीति की जाएगी और किस तरह से जो है एक दूसरे के विपक्ष और मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा और किस तरह हराया जा सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं वो शिमला की वादियों में मतलब जो है 10 से 12 जुलाई को प्रस्तावित बैठक में ये सारी चर्चाएं होनी है। और ये जो बैठक है आपको बताएं कि 2003 में भी यूपीए की बैठक पहले यूपीए की बैठक के लिए यहाँ पे सुनते और उसके बाद ही सरकार मनमोहन सिंह बनी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक बैठक रहने वाली है। शिमला को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि मोदी बार बार कहते हैं कि ये उनका दूसरा घर है। तो उनका तो आपने पिछली सरकार में देखा होगा काफी उनका आना जाना हिमाचल में रहा है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है वो चाहता है कि यहाँ एक संदेश बिल्कुल टीवी ने पहले कांग्रेस यहाँ पे कराई एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी हिमाचल से कांग्रेस करेगी और विपक्षी दल उनके साथ एकजुट रहेगी कि जिस तरह हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसी तरह आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उनमें भी बड़ी जीत जो है विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस दल आने वाली है। तो ये तमाम चीजें 10 से 12 जुलाई को ये प्रस्तावित है और 10 से 12 जुलाई की ये जो बैठक है विपक्षी दलों की शिमला में दोनों। बिल्कुल टीना जी, वहीं बात कर ली जाए, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात कर ली जाए, जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा, विपक्ष की बैठक को लेकर सवाल पूछा कि अगला जो विपक्ष की जो बैठक है वो शिमला में होनी है, तो इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस को ये बैठक हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जिस तरीके से प्रतिभा सिंह का रिस्पॉन्स सामने आया था, उन्होंने कहा कि शायद ये बैठक इसलिए यहाँ पर बुलाई गई है क्योंकि हिमाचल का मौसम जो है काफी सुहावना है। तो क्या कांग्रेस को इस बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि कांग्रेस क्या विपक्षी एकता में एक होती हुई नजर आ रही है या नहीं? देखिए, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह और बिल्कुल ये हैरानी वाली बात है कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो बैठक उनका क्या कहना है, तो उन्होंने पहले भी बैठक होने से इनकार किया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि सोने मौसम को लेकर जो है वहाँ पे भी लोग आ रहे हो। लेकिन ये जरूर मतलब इसमें कम्युनिकेशन कहीं जानकारी का अभाव है और जरूर ये प्रतिभा सिंह को पता होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेडिकल उन्होंने ये पत्र में ऐलान किया था कि जो आगामी बैठक है वो 10 से 12 जुलाई को शिमला में प्रस्तावित की जाएगी। तो ये काफी लेकिन इसकी हैरानी इसमें भी है कि क्योंकि
प्रतिभा सिंह का ये व्यवहार है वो काफी सच्चाई से देखने में लगता है, क्योंकि कई बार जो है जो जानकारी है उससे मना कर देती है, कोई जानकारी नहीं है, और अभी भी वो यही कह रही है उनके पास कोई अधिकार करके कोई जानकारी नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन अब मतलब ये जो उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका ही आता है, तो जरूर ये उनको सूचना होनी चाहिए थी, जरूर ये कम्युनिकेशन गैप जो है कांग्रेस में जो है ये अपने बारे में बड़ी चुनौती। चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की है, इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी की टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। और हल्द्वानी में टिफिन बैठक की शुरुआत की गई है, जहां बैठक में नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने बैठक के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में लगे खाने को सभी के साथ मिलकर खाया। तो वहीं इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी देश भर में इस तरह के 4000 टिफिन बैठक करेगी और ये देश के सभी विधानसभा स्तर पर होगी। और टिफिन बैठक 3 घंटे की होगी, इसमें 1 घंटे केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर बात होगी और 1 घंटे कार्यकर्ताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी। तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि पूरे नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभा में इस बैठक का आयोजन किया गया ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है एक साथ सभी मसलों पर बातचीत कर सके। और टिफिन बैठक के जरिए एक संदेश दिया जाएगा कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता साथ साथ है और आगामी चुनाव में एक साथ लगकर पार्टी को जिताने का कार्य करें। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं, सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफ़िन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफ़िन बैठक करते हैं। आपको पता होगा जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफ़िन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। हम परिवार भाव से जोड़ते हैं। कोई कुछ बना के लेता है, कोई कुछ बना के लाता है। एक दूसरे का जो बनाया हुआ पकवान है वो बांटते भी हैं। बड़ा प्रेम रहता है। परिवार भाव घर की तरह से बना रहता है और इससे एकता भी दिखाई देती है, जैसे परिवार की एकता होती है। कोई भी संकट आता है, हम पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, उसको हंसते हंसते जिस तरह से हम अभी भोजन के लिए बैठ रहे हैं, सामूहिक तरीके से सामूहिक भोजन कर रहे हैं, इसी तरह से हम हर किसी आपत्ति या विपत्ति का निवारण भी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन अपने अपने लेकर आए हैं, ताकि एक पूरे परिवार के रूप में हम इस देश को जोड़ सकें। ये एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और इसी विचार के निमित्त आज यहाँ आप देख रहे होंगे माननीय केंद्रीय हमारे रक्षा राज्य पर्यटन मंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर सभी लोग एक सामूहिक भोज का, सहभोज का यहाँ पर आनंद लेंगे और आपस में। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की टिफिन बैठक में जो है सीनियर नेता, पार्टी कार्यकर्ता सभी जो है इसमें शामिल है और जो टिफिन बैठक है वो न केवल उत्तराखंड में बल्कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक पूरे देश भर में चलाई जा रही है। देखिए निशा, 2024 का लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होना है देश में और उत्तराखंड में उसको लेकर भी जहां जहां बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर तैयारी कर रही है, उत्तराखंड में उससे पीछे नहीं। उत्तराखंड में तमाम कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। की बात की जाए
और इससे पहले कई कार्यक्रम किए जाने हैं और इसके बाद अन्य और कई कार्यक्रम हैं जो भाजपा की सूची में है। और उसी के तहत टिफिन बैठक जो पूरे देश में की जा रही है, इसमें करीब 4000 ये बैठकें होंगी। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कल इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी में इस बैठक का आयोजन किया गया था। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पहुंचे और यहाँ दर्जनों की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। ये बैठक 3 घंटे की होने जा रही है। पूरे देश भर में जो बैठकें होंगी उसमें 3 घंटे का समय रखा गया है राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से। पहले घंटे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या अचीवमेंट केंद्र की सरकार ने करे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं वो किस प्रकार से जनता के लिए लाभदायक हो रहे हैं, किस प्रकार से जनता को लाभ मिल रहा है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इन सभी चीजों का बखान उस 1 घंटे में किया जाना है। उसके अगले घंटे में यहाँ जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सभी मसलों में बातचीत होनी है। जो आंतरिक जो कई मुद्दे होते हैं जो पार्टी फोरम में रखे जाते हैं, कार्यकर्ता आपस में जो बातें करते हैं उन सभी को उस 1 घंटे में रखने की बात की गई है। और अगले घंटा 1 घंटा साथ बैठ करके भोजन करने के लिए दिया गया है। तो पूरी तरीके से 3 घंटे का ब्यौरा है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के सभी विधानसभा में ये बैठक होने जा रही है आने वाले समय में। और उद्देश्य कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी यही कहा है, उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से परिवार के सभी लोग साथ बैठ करके खाना खाते हैं, प्रेम भाव कहीं ना कहीं मिलता है परिवार में। तो भाजपा परिवार, भाजपा संगठन भी एक परिवार है। और तमाम जितने भी यहाँ पर जो हजारों कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता है, वो अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठेंगे ताकि उसमें कोई भेदभाव न दिखे और एक नई ऊर्जा का संचार कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में हो। तो पूरी तरीके से अगर निशा लबोलुआब देखा जाए भाजपा की तरफ से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उत्साहित रखने के लिए और आगामी चुनाव के लिए यहाँ पर उत्साह लगातार बना रहे, उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। टिफिन बैठक इसका एक उदाहरण है। अन्य इसके बाद अन्य कई कार्यक्रम और होने जा रहे हैं भाजपा के अंदर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कार्यक्रम की जो रूपरेखाएं हैं वो आगे दिखती रहेंगी। लेकिन फिलहाल अभी टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। और जो यहाँ मसले हैं कई प्रकार से उन पर कहीं ना कहीं आपसी बातचीत हो और खाने के साथ साथ बातचीत भी की जाए और एक दूसरे से बातों आदान प्रदान किया जाए और एक संदेश दिया जाए भाजपा को कि पूरे देश में भाजपा एक संगठित है और हर कार्यकर्ता यहाँ जी जान लगा के चुनाव लड़ने को लेकर तैयार रहता है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भाजपा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और इसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं हो चुकी है। उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।